So yes, hello everyone and welcome back once again with a new video of class 8. तो भैया we are in class 8 and right now what is going on? Right now is going on geography. So geography का ये part 2 section चल रहा है. Basically हम लोग थर्ड वीडियो बना रहे हैं इस चैप्टर पे. चैप्टर नंबर 2 है एंड हम लोगों ने क्या कवर कर लिया अभी तक. पहले मोटा मोटा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. सो अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लैंड. तो भैया लैंड क्या है ये पढ़ चुके हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली, देखो लैंड के बारे में मैंने बताया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर. तो जब मैंने लिथोस्फेयर वाला टर्म यूज किया था तो उस टाइम मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था कि लिथोस्फेयर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्फेयर वर्ड किया यूज, वी हैव मेनी मोर स्फेयर्स एंड वन ऑफ द इज एटमॉस्फेयर. हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हमारे पास हाइड्रोस्फेयर है, हमारे पास यू कैन से बायोस्फेयर है. सो ऑल दीज आर द अदर स्फेयर्स ऑफ आर व्हाट अर्थ. ठीक है, हमारी पृथ्वी के अलग अलग स्फेयर्स हैं. ठीक है ना. तो इन सब की बातें हम लोग ऑलरेडी कर ली थी लास्ट प्रीवियस क्लास में ही. इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द यूटिलाइजेशंस ऑफ लैंड. तो लैंड यूटिलाइजेशन ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि लैंड कैन बी यूटिलाइज, लैंड कैन बी यूटिलाइज एज अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. मतलब घर बनाने के लिए लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. लैंड कैन बी यूटिलाइज फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, लैंड कैन बी यूटिलाइज फॉर माइनिंग एक्टिविटी, लैंड कैन बी यूटिलाइज फॉर यू कैन से ग्रेजिंग एक्टिविटी, है ना. इवन सम टाइम लैंड ऑल्सो यूटिलाइज फॉर व्हाट, फॉर डंपिंग वेस्ट. सो दैट ऑल्सो लाइक यू कैन से बैरन लैंड या वेस्ट लैंड के तौर पे काउंट होगा. तो देखो जमीन का, लैंड का जितना इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इसी को अलग अलग करके हम लोगों ने यहाँ पे देखा था. ठीक है. इसके बाद मैंने आपको टाइप्स भी पढ़ा दिया था डिटेल में. लैंड्स के टाइप्स जिसमें आता है हम लोग का कौन सा, पहला हो गया था मैंने बताया था आपको पब्लिक लैंड. पब्लिक लैंड वो जमीन जो कि सबके लिए है, सरकारी जमीन. पब्लिक लैंड बोले तो सरकारी जमीन, है ना. आप देखते हो ना रोड पे जब दो लोगों में झगड़ा हो रहा होता है तो पहला वाला निकल के रोड पे आके बोलता है कि बाहर आप फरिया लेंगे, रोड तुम्हारे डैश का नहीं है. बीप. रीजन क्या है बोलने का कि डैश का नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना. यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो डैश क्या है वह आप अपने मन में सोच सकते हैं. ठीक है. तो क्यों बोला उसने, क्योंकि उसको पता है कि ये लैंड जो है वो किसका है, ना उसके डैश का है ना मेरे डैश का है, ये डैश डैश का है. मतलब ये सरकार का लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है. पब्लिक हो गई पार्क, कोई पार्क है, कोई म्यूजियम है, कोई मंदिर है, टेम्पल है, मस्जिद है. दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वर कम अंडर व्हाट, पब्लिक. सिमिलरली सम वी हैव द प्राइवेट लैंड. अब देखो क्या होगा कि भैया मान लो आयुष का जो घर है, आयुष सौम्या का घर उनका प्राइवेट घर है, नहीं मानसी का घर उसका प्राइवेट घर है ना. यश का घर प्राइवेट घर है. अब अगर हम जाके कहेंगे कि यश के घर में कि बाहर निकलो यहाँ से हम में रहेंगे, ये कहेगा काहे रहिएगा जी, न किस खुशी में रहिएगा बताइए. ऐसा क्या तीर मार लिए कि हम निकल जाएं और आप घर में रहिएगा, हमारे ही घर में से हम निकल जाएं और आप रहिएगा, ये हमारा घर है. नहीं, बेचारा यश बोले ना बोले, तुम दोनों भाई बहन तो पक्का बोलोगे, ठीक नहीं देगा हमको. नहीं बोल सकता है ना, आयुष नहीं हो बोलेगा लेकिन, है ना. तो पब्लिक एंड प्राइवेट डन हो गई बात. अच्छा, उसके बाद फ्यू लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल लैंड. कुछ लैंड को हम लोग कॉमर्शियल लैंड भी बोलते हैं और कुछ लैंड को हम लोग फार्मिंग लैंड भी बोलते हैं, फार्म लैंड. ठीक है. या कल्टीवेटेड लैंड, याद रखना कल्टीवेटेड लैंड. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल लैंड एंड कल्टीवेटेड लैंड, ध्यान से सुन लो. अ कॉमर्शियल लैंड इज अ टाइप ऑफ लैंड वेयर वी यूज ओनली फॉर डूइंग बिजनेस,
तो जिस जमीन का इस्तेमाल केवल बिजनेस करने के लिए करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कमर्शियल लैंड। कैसा लैंड? कमर्शियल लैंड। दिस इज कॉल्ड कल्टिवेटेड लैंड, मतलब अ लैंड विच वी यूज ओनली फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ओनली फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स विल कॉल्ड व्हाट? कल्टिवेटेड लैंड विल कॉल्ड व्हाट? कल्टिवेटेड लैंड। इज इट ओके? क्लियर है बात? अब है ना, एग्जाम्पल मन के अंदर सोचो, मैं 1 मिनट के अंदर है। सो गाइज अब जरा ध्यान दे के देखो, देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कमर्शियल लैंड लिखा। बात को समझो, आप सब मुजफ्फरपुर में रहते हैं और मुजफ्फरपुर में एक जगह है मोती झील, है ना। अब जरा इमेजिन कीजिए कि मोती झील में कोई आदमी 1 कट्ठा ज़मीन खरीदता है और उस 1 कट्ठा ज़मीन के लिए वो पे करता है, कितना भी कम पे करेगा तो 2 करोड़ पे करेगा। 2 करोड़ से कम का कट्ठा उसको मिलना नहीं है। अब 2 करोड़ रुपया दे करके उसने 1 कट्ठा ज़मीन खरीदा और उस 1 कट्ठा में वो क्या करे कि वो गेहूं की खेती करे, वो ठंड के टाइम पे गेहूं उगाए और गर्मी के समय में वो चावल उगाए या सब्जी उगाए। अब जरा मुझे बताइए कि 2 करोड़ रुपए कट्ठा का ज़मीन खरीद के अगर वो उसमें खेती करता है तो ही इज डूइंग अ गुड जॉब और अ बैड जॉब? मतलब आप समझिए कि यस, फार्मिंग इज रिक्वायर्ड, खेती नहीं होगी तो हम आप खाएंगे कहाँ से। बट मोती झील में फार्मिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस लैंड, मोती झील की जो ज़मीन है, दिस इज मेड फॉर नॉट फार्मिंग, दिस इज मेड फॉर कमर्शियल। उसने 1 कट्ठा ज़मीन खरीदा, यहाँ वो बड़ा सा मॉल बना ले, बड़ा सा कोई होटल बना दे, कोई रेस्टोरेंट बना दे, दैट इज ओके, वो चलेगा, वो सही काम हुआ। लेकिन अगर वो खेती कर रहा है तो वो गलत काम हो गया। सिमिलरली अगर मान के चलो गांव है, आप सबका गांव है कहीं ना कहीं, सपोज कीजिए आप अपने गांव के अंदर क्या कर लिया, गांव में अंदर आपने एक मॉल बना लिया। गांव में जो खेत वाला ज़मीन है तो खेत वाले ज़मीन पर एक मॉल खड़ा कर दिया। अब बताओ, दैट इज़ अ गुड वर्क और अ बैड वर्क? इट इज़ अ बैड डिसीजन, राइट? वाई? बिकॉज वो ज़मीन खेती के लिए बनी हुई है, वहाँ पे मॉल चलाएंगे, आप मॉल बनाएंगे, वहाँ चलेगा ही नहीं, वहाँ उसका पर्पस ही नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में होता है कि वी यूज टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर अ पर्पस, पर्पस ड्रिवन हमारा काम होना चाहिए। आप यहाँ कोचिंग में आए हो, यू ऑल गाइज आर राइट नाउ इन फ्यूसिस जूनियर विंग। भैया फ्यूसिस में क्यों आए हो? वाई यू गाइज आर हियर? यू हैव अ पर्पस, पर्पस इज लर्निंग समथिंग, है ना, लर्निंग एंड अर्निंग। तो फॉर यू इट्स लर्निंग, फॉर मी इट्स अर्निंग, है ना। वी बोथ हैव अ पर्पस, एक उद्देश्य है हमारा, है ना। यू गाइज आर हियर, अगर आप मुझसे कुछ सीख के ना जाओ तो योर पर्पस इज बिकम जीरो, है ना। और सिमिलरली आप यहाँ हो और हम कुछ ले के घर ना जाएं तो हमारा भी होना पर्पसलेस हो जाएगा, नहीं। तो हम दोनों एक दूसरे की फुलफिलमेंट कर रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप हमको धन दे रहे हैं, नहीं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लैंड के में भी ये होता है। ये सब मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, फिर से एक बार रिकैप कर दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो मैंने टॉपिक आपको क्लियर कर दिया था वो था कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या है इस बात का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। द टर्म डिग्रेड मीन्स गिरना या घटना या बर्बाद होना। ऑलवेज रिमेंबर द टर्म डिग्रेडेशन मीन्स बर्बाद होना, डिग्रेड हो गया, है ना। आपसे अगर कोई पूछेगा, आप मान लो कोचिंग में आ रहे हो और आज से 1 महीने बाद आपसे कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, आंसर क्या उधर से क्या बोलेगा कि तो जब से कोचिंग जाना शुरू किया हमको लग रहा है कि और इसका स्थिति खराबे हो गया है। वहाँ पढ़ने जाते हो कि बैठने जाते हो जी? मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि यू डिग्रेडेड, जितनी आपको आती थी आप और ज़्यादा गुलगोबर हो गया आपका, नहीं। और अगर वही आप कुछ नया सीख लिए, इफ़ यू बिकम एक्सपर्ट, कुछ नया जान लिए, इफ़ समवन आस्क्ड एंड यू रिप्लाइड वेरी फास्ट,
ऑन एट अ टाइम परफेक्टली, वो बोलेगा वाह क्या बात है, तरक्की है, कहाँ है भाई, तो फ्यूसिस में है, हम भी जा रहे हैं, नहीं संख्या बढ़ेगी, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड व्हाट डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, समझ रहे हो। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के कारण क्या है, नंबर 1 यूजिंग अ लैंड या एक्सप्लॉइटिंग अ लैंड बाय इट्स एक्सेसिव यूज, किसी जमीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके, वाइल फार्मिंग खेती के समय उसको बहुत ज़्यादा मिनरल्स हम लोग एक्सप्लॉइट कर दिए, लैंड बिकम अ बैरन लैंड, वो बंजर ज़मीन बन जाएगी और अब वो वेस्ट लैंड बन गई, यानी कि अब वो डिग्रेड हो गई, ठीक है। बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या है, मान के चलो पानी लग गया, आपके पास एक ज़मीन है, ज़मीन में पानी लग गया, तो ज़मीन क्या हो जाए, पानी लगने की वजह से आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में सर ने शायद बताया होगा कि जब भी कभी पानी लग जाती है एक लंबे समय के लिए, तो वहाँ पे वाटर क्या करता है कि एसिड और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ना, और इस वजह से नीचे सबसे पहले तो एक ग्रीन एल्गी बैठ जाती है विच वी कॉल्ड काई। सिमिलरली उसके साथ साथ एसिडिक, वो पूरे जमीन को एसिडिक इन नेचर बना देता है, मतलब लवणीय बना देता है ना, वो पानी का जल जमाव, इससे उस लैंड की फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। क्लियर होगी बात, है ना। सिमिलरली अगर कोई वोल्केनो ब्रस्ट हो रहा है, अर्थक्वेक आया, लैंड क्रैक हो गया, बर्बाद हो गया। लॉजिक का मैजिक समझ रहे हो यहाँ पे क्या है कि नहीं समझे, समझ गए। सो दीज आर द मेन रीजन बिहाइंड द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ये सब ऑलरेडी समझाए थे, आप लोग का लिखा हुआ है ना जी, जी भाई साहब, है ना। चलिए आपका तो नहीं होगा बुआ जी, कोई बात नहीं है, लिख लीजिएगा, है ना, सौम्या दीदी से ले लीजिएगा, हमारे लिए दीदी है, तुम्हारे लिए नहीं, नहीं ठीक है, तो ले लीजिएगा। अच्छा आपके स्कूल में अभी क्या चल रहा है सब्जेक्ट, मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी में, यही चल रहा है ना, यही टॉपिक चल रहे होंगे आई बिलीव, ठीक। चलो डन, सो लैंड डिग्रेडेशन इज डन, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड लैंड कंजर्वेशन। सिमिलरली वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड लैंड कंजर्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन क्या मतलब है इस बात का, तो याद रखना द वर्ड कंजर्वेशन स्टैंड्स फॉर सेविंग, सेविंग एनीथिंग, सेविंग एनीथिंग, एनीथिंग in such a manner so that it last longer। याद रखना एक बात, कभी भी कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पे अमर नहीं है, नथिंग इज इमोर्टल, है ना, नहीं यार अश्वत्थामा, मतलब पढ़ाई की बात छोड़ के बाद बाकी सब करवा लो, अश्वत्थामा अमर है, तब तो हम कहेंगे हनुमान जी भी अमर है, उनको भी भगवान शिव ने वरदान दिया था। वैसे तो कहेंगे कि आत्मा अमर है, फिर कहेंगे परमात्मा अमर है, बात कर रहे हो। फॉसिल्स अमर है, मतलब देख बोन्स स्केलेटन अमर है, हैं हजारों लाखों साल लगते हैं हड्डियों को खत्म होने में मिट्टी के अंदर, तब तो लाशें भी अमर हो जाएंगी, हड्डियां कंकाल जो दफनाई गई हैं, हैं। सूरज चांद तारा अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना, अप्पू तेरा नाम रहेगा, अप्पू तो सब अमर हो गया, तो अप्पू भी अमर हो गया आज। अप्पू का एक नीचे स्टैचू बनवा देंगे, नहीं मुस्कुराता अप्पू, खिलखिलाता अप्पू, नीचे नाम लिखवा देंगे हैप्पी अप्पू, ठीक है, अप्पू खुश। चलो तो कंजर्वेशन क्या है बाबू, सेविंग एनीथिंग। क्या कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करो करो। सो नाउ बात कर लेते बाबू कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन मैंने आपको समझा दिया था कि कुछ भी अमर नहीं है, सो सेविंग एनीथिंग इन सच अ मैनर, हमें ये ध्यान देना है कि हम किसी चीज़ को इस तरीके से बचाएं कि इट सो डैट इट लास्ट लॉन्गर, कि वो बहुत ज़्यादा लंबा से लंबा चल सके।
मतलब जितना ज़्यादा चला सकें हम। मेरी बात समझ पा रहे हो कि इतना चलाना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, है ना। हमेशा तो नहीं चला सकते लेकिन ज़्यादा ज़्यादा चला सकते हैं। अब देखो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। अगर मान के चलो कि आपके पास घर पे दो बाइक है, दोनों में फ्यूल है, लेकिन आप लोग क्या कहे, दो भाई बहन हैं, आप दोनों को कहीं जाना है। अब आपके पास एक स्कूटी है, भैया के पास एक बाइक है, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आप दोनों की अलग अलग गाड़ी है। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या कहता है कि आप बोलो कि भाई एक काम कर, तू जा रहा है ना, हमको भी लेते चल, हमको छोड़ देना, मैं वहाँ अपना शॉपिंग कर लूँगी, फिर जब लौटूंगी तो मैं फ़ोन करूँगी तो मुझे पिक कर लेना। इससे क्या हुआ कि तुम्हारे स्कूटी के अंदर जो तेल है वो तेल बच गया, वो कभी और इस्तेमाल होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कंजर्वेशन। सिमिलरली अगर या तो आप बोलो कि काम कर भाई, तू मेरे स्कूटी से ही चल, अपना बाइक छोड़ दे, फिर उसका फ्यूल बच गया। मतलब किसी न किसी को बचाना है, सिंपल शॉर्ट बात ये है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके तरीके क्या है देखो। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड has led to a large scale destruction of forests, cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources। देखिए मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, याद रखना, वी हैव अ चैनल, वी हैव अ चेन ऑफ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ हु विल टेल मी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। वेरी गुड। सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज क्यों होगा यहाँ पे, क्यों करते हैं हम लोग? उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज। देखो आबादी बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, रिक्वायरमेंट ऑफ शेल्टर, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क प्लेस मतलब कंस्ट्रक्शन फॉर फैक्ट्रीज, रिक्वायरमेंट ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एंड बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो यू नीड मोर एंड मोर प्रोडक्शन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए उत्पादन करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू गो फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्शन यू नीड मोर एंड मोर फ्री स्पेस, खाली जमीन, है ना। एंड फॉर मेकिंग फ्री स्पेस पीपल कट ट्रीज, लोग पेड़ काटते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो? पेड़ कटता क्यों है? तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए। और ये फ्री स्पेस लोग क्यों क्रिएट करते हैं? फॉर मोर एंड मोर, फॉर मोर एंड मोर, फॉर मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हाट? देखो रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट बोलो। देखो इसका इस चीज़ को पता क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है कि प्रवचन का आनंद ले रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको या किसी को अगर किसी भी टीचर की कोई बात मान के चलो 1% हो या 10% हो या 100% समझ में नहीं आ रही है तो आप उसी समय हाथ रेस करिए और बोलिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो देखो क्या होगा जानते हो? लोग आगे बढ़ जाएंगे और लोग आगे बढ़ जाएंगे, लॉस आपका हो जाएगा, है ना। ये स्कूल बिल्कुल नहीं है जहाँ पे एक सिस्टम है चल रहा है, यहाँ लेट करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा टाइम बुला के आपको पढ़ा लेंगे, संडे को बुला लेंगे एक्स्ट्रा टाइम पे, इवनिंग में, मॉर्निंग में टॉपर्स बैच, इवनिंग में चलेगा कमजोरहा बैच नहीं तो सब चल सकता है, सब हो सकता है, लेकिन वो किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर जैसे अभी मैंने पूछा, तुरंत समझाया, आपसे पूछा आपने, फिर तो आप तुरंत बोल लो ना कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। चुप बिल्कुल मत रहना। चुप रहोगी सामने वाला टीचर ये भांप लेगा कि ये कमज़ोर है, इसको नहीं समझ में आता है, फिर आपको वो इग्नोर करने लगेगा, सोचेगा जी इसको काहे बताए। तो एक्टिव रहो। नहीं समझ में आया तुरंत बोल दो कि सर नहीं समझ में आया, एक बार प्लीज़ फिर से बताइए ना।
टीचर ये समझेगा कि चलो इसको नहीं समझ में आ जाए, तुरंत पूछ लेती है। फिर पता है क्या होगा, तुम एक दो बार पूछोगी ना सर से, अगली बार से सर खुद तुमसे पूछने लगेंगे कि मानसी समझ में आ रहा है, बाबू सौम्या समझ में आ रहा है, बाबू अपूर्व समझ में आ रहा है। सर को चूँकि लगेगा कि बार बार पूछती है तो इससे पहले हम ही पूछ लेते हैं इससे। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। चलो फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या था? मैंने कहा ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड या नीड फॉर व्हाट? फॉर सबसे पहला फूड इंक्रीज्ड, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या? तो शेल्टर यानी कि घर इंक्रीज्ड, उसके बाद वर्क प्लेस काम करने का जगह इंक्रीज्ड, उसके अलावा है ना एवरी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ यू कैन से ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, ये जितनी भी फैसिलिटीज है ये सब इंक्रीज हो गया, इन सब की डिमांड बढ़ी, है ना, क्योंकि आबादी बढ़ा। और इसकी वजह से ही क्या किया गया? फ्री स्पेस क्रिएट किया गया, फ्री स्पेस। और इसी फ्री स्पेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन बुलाते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? अब जरा बताइए, कंजर्वेशन करना है तो क्या करना होगा? अफॉरेस्ट्रेशन करना होगा। लाइक वी हैव टू प्लांट। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ अफॉरेस्ट्रेशन? अफॉरेस्ट्रेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज। क्या? प्लांटिंग more and more trees, that is called afforestation। अब जरा मुझे बताओ, क्या पेड़ लगाने के लिए खाना बनाना छोड़ दें? क्या पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए हम लोग क्या खाना, अनाज उगाना छोड़ दें? अपने खेतों में खाली पेड़ लगा दें तो खाएंगे क्या? क्या खाएंगे फिर? क्या हम लोग रहना छोड़ दें, आदि मानव की तरफ फिर से झिंगा लाहू करें, पेड़ पे रहें, बिल्डिंग घर बनाना छोड़ दें क्या? वर्क प्लेस काम करने के लिए बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्री बनाना छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है बिल्कुल। तो फिर कैसे अफॉरेस्टेशन करेंगे? तो एफॉरेस्टेशन ये कहता है कि यस वी नीड टू डू ऑल दिस थिंग, ये सब कुछ करो, बट साइमल्टेनियसली और पैरेलल टू क्रॉपिंग, पैरेलल टू फैक्ट्री, आप शेल्टर बेल्ट भी बनाओ। शेल्टर बेल्ट्स, व्हाट इज शेल्टर बेल्ट? इसको ना समझ में आए बोलिएगा प्लीज। शेल्टर बेल्ट, व्हाट इज शेल्टर बेल्ट? ध्यान देना, शेल्टर बेल्ट का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ मैंने एक फैक्ट्री बनाई, इस फैक्ट्री के पैरेलल में मैं यहाँ पे एक ज़मीन खरीद के इसमें बहुत सारा पेड़ लगा दूंगा। इधर मैंने फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदा, इसके यहाँ जो पेड़ थे उसको काट दिया, और बगल में ये जो ज़मीन खरीदा इसमें पेड़ लगा दिया। तो हम फैक्ट्री भी बना रहे हैं और सेम टाइम हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं। घर बनाइए, लेकिन घर के सामने दूरा है तो दूरा पे 2-4 पेड़ लगा दिए, कुछ गमलों में पौधे लगा दिए, कुछ फूल की क्यारी बना दिए। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब as much as possible we need to do the forestation। हमें पौधा रोपण करना चाहिए। बात क्लियर हो गई? अब समझ में आ रहा है what is exactly the afforestation and how we can conserve the land? डन है बात? जल्दी बोलो। चलो, दिस इज डन, लैंड टॉपिक कंप्लीटली डन। नाउ कॉपी में मेंशन कीजिए सॉइल। अगर किसी को दिक्कत है लैंड में तो अभी भी पूछ सकते हो, अभी क्या कभी भी पूछ सकते हो। बाबू आप क्या करना, सौम्या आप उनको कॉपी दे देना, है ना, और आप उससे लिख लेना, लिखने के बाद अच्छे से रीड कर लेना, और रीड करने के बाद जो जो डाउट लगे सब पूछ लेना, है ना। अपनी पुरानी जान पहचान है ना, तो पूछ सकती हो ना, पूछ लेना, ठीक है। कोई संकोच, मन में शंका
नहीं रखनी है। ठीक है, चलिए। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। नाउ सॉइल टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। है ना। अब मान के चलिए कि आप फ्यूसिस में हैं और आप अपने क्लास की टॉपर ना रहें, तो फिर स्कूल में तो कम से कम टॉपर रहिए ना सकती हैं जी। सब लोग अपना अपना स्कूल का टेस्ट उस्ट होने वाला है स्कूल में। क्या हो गया? झंडा गाड़ दिया? छुट्टी था मतलब? अच्छा, आज मतलब ठीक है, लेकिन मतलब ये है ना, टेस्ट वेस्ट में झंडा गाड़ दिया ना है। मतलब कितने नंबर का टेस्ट हुआ था? 50 नंबर का। तो 50 में कितना आया? नहीं मिला है। 50 में 60 तो आ ही जाएगा। 40, 42, 45, हाँ 50, ठीक है। मतलब 49, द मिनिमम मार्क्स विल बी 49, मैक्सिमम 50 ले आओ। 49 से कम कोई नंबर है 50 में? मजाक कर रहे हो यार, मत करना जल्दी से। नाउ सॉइल, देखो सॉइल का मैं बस ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको, ताकि आप घर में जब पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। व्हाट यू हैव टू रीड। सॉइल, नंबर 1 टॉपिक, हाउ इट फॉर्म्स। बेसिकली सॉइल कैसे बनता है, बिकॉज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन यही करेंगे कि व्हाट इज सॉइल, कि सॉइल क्या है। तो एग्जैक्टली देखो सॉइल क्या है या हाउ इट फॉर्म्स, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही है। तो आपको पहले तो ये मिल जाएगा बुक में लिखा हुआ कि व्हाट इज एग्जैक्टली सॉइल। नंबर 3, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के मेजर कंपोनेंट्स क्या है बाबू, आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। नंबर 4 की बात करें, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बाद विच फैक्टर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के फॉर्मेशन में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। बात समझ गए? मतलब जब एक सॉइल बनेगा तो वो कौन कौन से अलग अलग नेचुरल फैक्टर्स होंगे या ह्यूमन फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर है? चलो, एंड फाइनली हम लोग फिर से वही वाली टॉपिक करेंगे, व्हाट आर द causes of degradation of soil, and the last one is which measures we can take to conserve soil। मतलब भैया सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं। इज इट ओके? सो दीज आर द बेसिक 5 क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू। मतलब आपको ये लिखना नहीं है आंसर इनका, आपको बस इनके आंसर्स को बुक में रीड करते समय जस्ट इमेजिन कर लेना है कि यस इसका आंसर यह होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे में जो आपको बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ आप क्या बताइएगा, हम पहले ही पढ़ कर खोज चुके हैं। हाँ, बहुत अपने आप को तेज समझते हैं, लग रहा है कि इन्हीं को खाली पता है, हमको भी पता है, हम तो पढ़ के बैठे हुए हैं सब बात। ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर से आनी चाहिए जब हम आपको बता रहे हों। बात समझ रहे हैं? ठीक है, डन हो गई बात। चलो, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, एंड अड़ोसी पड़ोसी नड़ोसी पड़ोसियों के साथ, है नी, मामी बुआ, है ना, रिंकी पिंकी टिंकी चिंकी मिंकी, जो है सबके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। छोटू मोटू सोटू ऐसा कुछ है, अप्पू भाई। चलो बाय बाय।